नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव सर जी। स्वागत और अभिनंदन। जी शिव जी प्रणाम। दरअसल पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है महंगाई का, और इस अमेरिका इजराइल ईरान लड़ाई का असर पूरे विश्व पर दिख रहा है। आज भी एक ग्लोबल रिसर्च कंपनी का दावा है कि तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। अगर $200 प्रति बैरल जाते हैं तो भारत में भी डीजल पेट्रोल की कीमतें ₹250 से ऊपर तक चली जाएंगी। क्या होगा उस समय देश का हश्र? प्रधानमंत्री जी या मोदी सरकार की कैबिनेट क्या इस पर तैयारी कर रही है? किसान खाद से जूझेगा, सरकार खुद अपील कर रही है उर्वरक आदि लगाइए। उर्वरक आदि लगेगी तो पैदावारी भी कम होगी, पैदावारी कम होगी तो अन्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा। और अन्न का संकट तो साफ साफ दिख रहा है। अब प्रधानमंत्री जिन लोगों को राशन दे रहे थे, सुनने में आ रहा है कि उनकी भी तहकीकात हो रही है कि वो राशन पाने योग्य हैं कि नहीं। देश बार बार ये मांग कर रहा है, युवा मांग कर रहा है कि आप राशन मत दीजिए, रोजगार दीजिए, लेकिन सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की। तेल की कीमतें, दूध की कीमतें, ब्रेड की कीमतें, चावल की कीमतें, रोजमर्रा के सामान, इन सब पर बढ़ती महंगाई से कैसे आम आदमी निजात पाए। क्योंकि सिंहदेव सर जमीन पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आदिवासियों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, खुले दिल से लोगों की बात को समझते भी हैं। सर, मौजूदा परिस्थितियों में पहली टिप्पणी आपकी ये समझूंगा कि इस दौर में चल क्या रहा है। पहली टिप्पणी ये समझने का प्रयास आपके माध्यम से करूंगा। तो सर, जो मैंने आपसे सवाल किया, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मौजूदा स्थितियां कैसी है। विफल विदेश नीति और अपरिपक्व तैयारियां देश के नागरिकों के हित में उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि वर्तमान में रसोई के गैस की दिक्कतें, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, किसानों के लिए यूरिया खाद की किल्लत, ये परिस्थितियां बनना प्रारंभ हो गई हैं। और आने वाले समय में यदि जो हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति है ये बरकरार बनी रही तो कच्चे तेल का दाम जो अभी $100 के आसपास है प्रति बैरल, ये 150-200 तक जा सकता है। और उन परिस्थितियों में बहुत दिक्कत की स्थितियों में नागरिक आ जाएंगे, सामान के कीमत बढ़ जाएंगे, वस्तुओं का अभाव हो जाएगा। सर, इससे चूंकि आप हमेशा संकट के दौर में बड़ी आपने मेहनत की है, चाहे वो कोरोना काल रहा या कुछ और परेशानियां रही हो, ये काल भी संकट का है। तो आपके हिसाब से किन किन चीजों पर फोकस किया जाना चाहिए ताकि देश इस बुरे संकट के दौर से निकल सके? इसमें हर नागरिक को कमर कसना होगा, क्योंकि सरकार, देखिए, उसने अपनी नीति अमेरिका के साथ अलाइन कर दी है। यहां तक कि एक सर्कुलर अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय से जनवरी फरवरी में निकला था। मैंने ये नीतू व्यास जी का जो चैनल है उसमें पॉडकास्ट देखा था, और विशेषज्ञ कह रहे थे कि उसमें ये लिखा था कि इंडिया हैज अग्रीड टू अलाइन इट्स सॉवरेनिटी विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इससे चिंताजनक बात, जो राहुल जी एक शब्द इस्तेमाल करते थे सरेंडर वाला, इससे चिंताजनक बात देश के लिए क्या हो सकता है कि उसकी संप्रभुता को किसी दूसरे देश के साथ जोड़ दिया गया। ये 6 जनवरी या 6 फरवरी का सर्कुलर उन्होंने हवाला दिया था, और इसकी खोजबीन होनी चाहिए
और देश के नागरिकों के सामने इसके तथ्य लाने चाहिए कि क्या ये वाकई में सत्य है या अन्य कोई बात। अगर गलत प्रचार है तो तुरंत खंडित होना चाहिए, और सही स्थिति है तो देश के नागरिकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर वो सही है तो जो हो रहा है वो उसी के दायरे के अंदर होता दिख रहा है कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे। अभी अदानी ने अमेरिका में सेटलमेंट किया, $265 मिलियन का सेटलमेंट किया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान से तेल लेने के चलते पेनल्टी लगा दी। जो बंदिश ईरान के साथ व्यापार के लिए बनी हुई है उसको लांघने के चलते, और उनके ऊपर अन्य जो केस, अदानी जी के ऊपर अन्य केस अमेरिका में पंजीकृत हुए थे, उन्होंने उस राशि को पटा के उसके अतिरिक्त दो उनके परिवार के सदस्य हैं, 12 मिलियन, 16 मिलियन या 13 मिलियन, $16 मिलियन अतिरिक्त पटा के उस केस को समाप्त किया। ये क्या दर्शाता है कि आपका देश, हमारा आपका भारत स्वतंत्र नहीं है कि वो सामग्री अपनी आपूर्ति के लिए उचित दामों में कहां से ले सकता है। अब आप बंधन में आ गए अमेरिका के हुक्म के कि कहां से तेल लिया जाएगा, किस दाम पे मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा। रूस से आपने संबंध इस बाबत खराब किए, तो अब रूस अगर तेल दे भी रहा है तो कह रहा है कि हम बाजार भाव में देंगे। पहले चीन के जैसे अभी सस्ता तेल मिल रहा है, कच्चा तेल, आपको भी सस्ता कच्चा तेल मिल रहा था। ईरान से आपूर्ति हो रही थी, वो बाधित हो गई। अन्य विकल्प आप खोज नहीं पाए। आप की कितनी संकीर्ण विचारधारा रही होगी, या कितनी संकीर्ण राजतंत्र को चलाने की क्षमता रही होगी कि आप उस बात में आ गए कि ये तो युद्ध जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ प्रारंभ किया, ये तो 4 दिन हफ्ते भर का है मामला, बहुत चलेगा तो 14 दिन में सब समाप्त हो जाएगा। आज 80 दिन हो रहे होंगे और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और आप कोई तैयारी नहीं कर पाए, वैकल्पिक तैयारी विश्व के बाजार से कोई दूसरी नहीं कर पाए। आप पहल नहीं कर पाए, पहल करते हुए नहीं दिखे कि अगर 20% विश्व का कच्चा तेल बाधित हो रहा है तो अन्य विकल्पों को और ज्यादा उत्पादन करने के लिए राजी किया जाए। आपने कोई पहल तक नहीं की। उन लोग सहमत होते कि नहीं होते एक अलग बात थी। और अब प्रधानमंत्री जी दौड़ते हुए दिख रहे हैं जब देश संकट में आ गया है, और यदि ये स्थिति बनी रही ईरान की, जिसका हल मुझे हालिया दिनों में होते हुए नहीं दिख रहा, तो देश के नागरिकों को बेहद दिक्कतें होंगी। किसान को अगर यूरिया नहीं मिलेगा, आपने स्वयं कहा कि उनका उत्पादन कम होगा। उनका उत्पादन कम होगा तो सरकार को राहत खरीदना कम पड़ेगा। राहत, आप सोचिए कि किस दिशा में देश को चलाने वाले जा रहे हैं कि हमको कम खरीदना पड़ेगा। और किसान जिसको परिवार चलाने के लिए राशि की आवश्यकता है, दाम दूनी के जगह उनके घरों में और कम पैसे जाएंगे। तो बहुत बहुत विकट स्थिति आ सकती है यदि ईरान की स्थिति में कोई परिवर्तन तात्कालिक नहीं हुआ। तो जो आपने प्रारंभ में कहा $200 प्रति बैरल कच्चा तेल की कीमत जा सकती है, अतिशयोक्ति नहीं। सर, एलएनजी आ नहीं रही है, खाद बनेगी कैसे? भारत पर जब जब संकट आया तब तब किसान ने अपना कंधा लगा के उस संकट का मुकाबला कराया। कोरोना काल में जब पूरे विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो भारतीय किसान ने उस अर्थव्यवस्था को बूम कर दिया, क्योंकि किसान जागरूक था। किसानों के साथ सरकारें कई राज्यों की खड़ी थी, किसान प्रगति करता रहा। अगर उर्वरक नहीं मिलेगी, किसान की फसल की पैदावार कम हो जाएगी, तो फिर अर्थव्यवस्था कौन बचाएगा? कहाँ खड़े होंगे हम? बहुत कठिन परिस्थितियों में देश अपने आप कठिन परिस्थितियों में रहेगा, और देश के नागरिक जो वास्तव में देश बनाते हैं उनकी माली हालत बहुत चिंताजनक हो जाएगी इस साल। अब आजकल तो मैं YouTube की दुनिया से ही जुड़ा हूं, न्यूज वगैरह मैं नहीं देखता, और YouTube के विश्वसनीय विश्लेषकों का एक पॉडकास्ट मैं देख रहा था जिसमें एल नीनो के बारे में वो जिक्र कर रहे थे
कि इस साल सुपर एल नीनो आने की संभावना, संपूर्ण संभावना है, और देश में इस साल मॉनसून की बारिश विपरीत प्रभाव उस पर पड़ सकता है। तो इधर हमारी सरकार की तैयारियां, खाद की अनुपलब्धता, दाम वस्तुओं के बाजार में बढ़े हुए, किसानों के पास पैसे कम, एल नीनो का भी अगर कुप्रभाव आ गया तो आप सोचें कि कितने बड़े संकट में देश के किसान होंगे, देश के नागरिक होंगे, ये करीब 65% आबादी। इसके साथ लोग एक चीज और जोड़ रहे हैं जिसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमारे यहां अगर उत्पादन कम होता है तो क्या ये रास्ते अमेरिका के सामग्री को लेने के लिए खुल रहे हैं? जो आपने टैरिफ अग्रीमेंट किया और ट्रेड अग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया, 9 लाख 10 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष की खरीदी करने का अमेरिकी सामान का, उनके कृषि उत्पादों का, तो क्या ये सब के साथ या इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति तो नहीं कि देश के नागरिक सामान्य रूप से जानकारी नहीं रखते, गुमराह ही रहते हैं एक तरह से, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वास्तविकताएं क्या हैं। अब जो भी वास्तविकताएं हो, क्या ये रास्ता हम अमेरिका के सामान के लिए भी साथ साथ खोल रहे हैं? ये प्रश्न, ये सवाल आज ही मेरे एक साथी ने प्रस्तुत किया सुबह सुबह, और मैं चिंता में पड़ गया। मेरे पास डाटा नहीं है, पूरा डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जिनके पास ये डाटा है इसको खंगालना चाहिए कि हमारे भंडार देश की किस स्थिति में है। अगर एक साल की बारिश खराब होती है और पर्याप्त भंडार है, तो इस फसल से नहीं 2 साल 3 साल की बात होती थी कि हमारे पास भंडार है, तो उसकी उपयोगिता देश के नागरिकों के लिए वो खुले, तैयारी होनी ही चाहिए। आपने तो कहा कि काटने की बात सोच रही है सरकार, ये समय काटने का नहीं है, 5 किलो से 7 किलो 10 किलो करने का। और अभी भी हमारी सरकार अगर दूसरे देश के इशारों पे चलती हुई दिखती रहेगी तो देश के नागरिकों के लिए बहुत गंभीर परिस्थितियां बन सकती हैं। सर, आप तो राजनीति में वर्षों से हैं। राजनीति का एक अपना हिसाब होता है। हिसाब तो बाप बेटे का होता है, हिसाब तो दुकानदार और ग्राहक का होता है। उसी तरीके से वोटर और सरकार का भी हिसाब होता है। सरकार 5 साल का ब्यौरा प्रस्तुत करती है, हमने ये अच्छे काम किए, इस अच्छे काम के जरिए आप हमें वोट दीजिए, आने वाले टाइम में हम आपके साथ ये अच्छे काम और करेंगे। ये पिछले 12 वर्ष से हम देख रहे हैं कि अच्छे कामों की कोई चर्चा नहीं है। समाज को लड़ाने का, जातियों को लड़ाने का, धर्म की भावनाओं में बहकाकर चुनाव लड़े जा रहे हैं। हर मुद्दे पर लाकर हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, अगड़ा, पिछड़ा, ईसाई, आदिवासी, इन सब चीजों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। 12 वर्ष हो गए हैं सर, लंबा अंतराल हो चुका है, मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है। तो सर, क्या मुद्दों पर जब बात ही नहीं हो रही, न शिक्षा पर बात हो रही, न स्वास्थ्य पर बात हो रही, न रोजगार पर बात हो रही, यानी जब दवाई, कमाई, पढ़ाई पर बात ही नहीं होगी तो सरकार देश हित की कैसी होगी, सरकार जनहित की कैसे होगी? हमारे नागरिकों को, मतदाताओं को अब जागना होगा। भोले हैं, भले हैं, और एक बार की कही हुई बात को वो मान भी लेते हैं कि हाँ चलो ये रास्ता चल के देखें, हो सकता है जो बात कही जा रही है इसमें भी हमारी देश की भलाई हो। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि बात एक राम मंदिर को बनाने की नहीं थी। जिस राम मंदिर के निर्माण के बाद ये राजनीतिक दल जो इसका श्रेय लेता रहा है, उसके प्रतिनिधि वहां से हार जाते हैं। वैसी जागरूकता हमको देश में चाहिए कि लोग ये समझें कि धर्म का जहां तक प्रश्न है, हम सब अपने अपने धर्म को अपनी अपनी पद्धतियों से स्वीकार करके
और उसके पथ पे चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आने से हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है कि ये जीतेंगे तो हिंदू धर्म चलता रहेगा। सदियों से चलने वाला हमारा धर्म और हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं, हमारी मान्यताएं, ये किसी राजनीतिक दल की देन नहीं हो सकती। ये उनको महसूस करना चाहिए। भारत खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। एकाएक कान में बात पड़ती है तो आदमी सुनता है कि अरे कहीं कोई बात तो नहीं। इतने शताब्दियां बीत गई जिसमें देश को गुलामी देखनी पड़ी, मुगलों की, मुस्लिम साम्राज्यों की, अंग्रेजों की भी, हमारे देश के राजाओं की भी। हम एक गैर प्रजातांत्रिक देश कई शताब्दियों तक रहे और कहीं हमारे धर्म को लेशमान भी घात लगा। हमारा धर्म, हमारी मान्यताएं और दृढ़ होती रही, मजबूत होती रही। हम उनको छानते भी रहे, उनको आगे भी ले जाते रहे। हमने अगर सती प्रथा और बाल विवाह को त्यागा भी तो हमने धर्म की और बातों को अपना के हम देश को और धर्म को आगे ले जाते रहे। आज जिनको लोगों तक, आपने कहा कि मुद्दों की बात तो हो नहीं रही, तो जो लोग मुद्दों की बात करके चुनाव नहीं जीत सकते या सोचते हैं कि वो नहीं जीत सकते, वही लोग हैं जो लोगों को धर्मांधता की ओर ले जा रहे हैं। धार्मिकता और धर्मांधता के अंतर को हमारे देश के प्रबुद्ध मतदाताओं को समझने का समय आ गया है, वरना सत्ता ऐसे हाथ में चली गई है जिनके प्रमुख को, मोदी जी को लेके ट्रंप साहब ये कहते हैं मैं जब चाहूं उनकी राजनीति को खत्म कर सकता हूं। हम किस स्थान पे आ गए हैं, किस मोड़ पे आ गए हैं, किस मंच पे हम दुनिया और देश के हम वर्तमान में आ गए हैं, इसको समझने की आवश्यकता है कि ये लोग जिन्होंने एक भ्रम उत्पन्न करके भावनात्मक मुद्दों को सामने लाके सफलता हासिल की, आज उनकी स्थिति ये है कि बात हो रही है कि हमारे देश की प्रभुसत्ता, हमारी सॉवरेनिटी अमेरिका से अलाइन, जांच होनी चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इसकी छानबीन करें। नीतू जी से आपके भी संपर्क होंगे, जो आए थे उनके चैनल पे, उनसे निकाल के ये जो ड्राफ्ट है तो ये सार्वजनिक होगा, देश के नागरिकों तक पहुंचाने में आपका भी सहयोग मिले। यदि ये सही है, ना हो तो उस बात को तत्काल खंडित करके रोकना चाहिए कि ये बात कैसे चैनल पे आई, ये बात कैसे पॉडकास्ट में आई, और क्या आधार है कि ट्रंप साहब, एक बार मोदी जी जाते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, अगले बार वो हार जाते हैं, एक बार अगले बार आते हैं तो उनको निमंत्रण तक नहीं मिलता। उसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में हमारे देश का सम्मान मिट्टी में मिलाया जाता है कि उनको बुलावा नहीं मिलता। हमारे देश के नागरिकों के हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़े डाल के हमारी धरती पे उतारा जाता है। इससे बड़ी बेइज्जती किसी देश की क्या हो सकती है। और चुप्पी, हमारा देश का प्रमुख एक शब्द नहीं बोल पाता और वहां के देश का प्रमुख कहता है कि मैं जब चाहूं तो मोदी जी की राजनीति समाप्त कर दूं। जागे देश के मतदाता, अब समझिए, जागिए। ये कांग्रेस भाजपा के प्रचार की बात नहीं हो रही, ये कांग्रेस के लिए वोट मांगना या भाजपा को नीचे दिखाने की बात नहीं हो रही, ये देश की स्वतंत्र प्रभुसत्ता की बात हो रही। सर, बड़ी तादाद में जो अभी आपने जिक्र किया धर्म, समाज, संप्रदाय, ये कौन सा सनातन है? जब आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जाएंगे, असम, मणिपुर या नागालैंड, मणिपुर की तो बात ही मत करो, बीजेपी मणिपुर पे तो बात ही नहीं करती है। इधर गोवा आएंगे तो आप कहेंगे कि बीफ खाना ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं घर में आप गौमांस खाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। बंगाल में आते हैं तो हम कहते हैं कि मछली खाइए। खुद मंगलवार के दिन अनुराग ठाकुर का वीडियो जमकर वायरल। और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आकर हम
मीट कारोबारी जो अपनी दुकान लगाकर छोटी छोटी अपना परिवार पालते हैं, उन पर लाठी चलाएंगे, उन पर डंडे चलाएंगे, उनकी दुकानें बंद कराएंगे, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाएंगे। हमारा सनातन तो ऐसा नहीं था। हमारा सनातन तो मांस मीट मदिरा का जिक्र ही नहीं करता था। हमारा सनातन तो ये नहीं कह सकता कि यहाँ बीफ खाइए या मछली खाइए। हमारा सनातन तो इन सब का विरोधी था। हमारा सनातन ऐसा नहीं है। हमारा सनातन, मेरी सोच में, बड़ी सीमित है मेरी सोच, लेकिन मेरी सोच में वासुदेवाय कुटुंबकम, ये हमारे सनातन का मूल है। और इस ढोंग को पहचान के उसके आगे जाने की देश को आवश्यकता है। ऐसे लोगों को दरकिनार करके तब उनकी ये सोच दरकिनार होगी, वरना वो कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो आपने जिक्र किया, वहां अगर मांस खाना है तो कहेंगे कि दूसरी नस्ल की गाय है। जो सनातन लागू होता है वो दूसरे नस्ल की गाय के ऊपर लागू होता है। यानी कैसी ढोंग की बातें, कितना ढोंग रचा जाएगा, कितना नासमझ हमारे नागरिकों को माना जाएगा, मैं समझ नहीं पा रहा। अब उनको समझने की जरूरत नहीं है, नागरिकों को समझने की जरूरत है कि किस तरह से छलावा हो रहा है, किस तरह से धोखा किया जा रहा है, किस तरह से उनके भावनाओं से गलत तर्कों को रख के खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसे लोगों के हाथ में देश की सरकार कभी नहीं रहनी चाहिए। राहुल गांधी ने सर कहा है कि प्रधानमंत्री गद्दार मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह गद्दार, आरएसएस गद्दार, पूरी भाजपा खुल के टूट पड़ी है। क्या क्या नहीं कहा आपने देखा? राहुल गांधी को क्या नहीं कहा, सोनिया गांधी को क्या नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब उनके खिलाफ दिल्ली लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। राहुल जी ने एक परिप्रेक्ष्य में बातों को रखा और वो संविधान की व्यवस्थाओं के बाहर जाके संविधान की व्यवस्थाओं को तोड़ के देश को चलाने की जो बात हो रही है, उस संदर्भ में जो संविधान को तोड़ेगा वो देशद्रोही कहलाता है। बिल्कुल। आज ये क्यों तिल मिला रहे हैं? राहुल जी के लिए यही शब्द इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, बार बार इस्तेमाल किए हैं, तब उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। आज राहुल जी तथ्यों को रख के कि संविधान की व्यवस्थाओं को तोड़ के जो व्यक्ति इस देश को चलाना चाह रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है, शिकंजा दिन प्रतिदिन कसते चला जा रहा है, उनको क्या कहा जाएगा? संविधान का विरोधी क्या है, कौन है? उसी को तो देशद्रोही कहा जाता है। वो संदर्भ राहुल जी का है और वो ये करते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, क्या क्या चीज नहीं हो रहा है, बुलडोजर राज, सारी चीजों को दरकिनार करके आप देश को चलाने की कोशिश कर रहे हो। संविधान को ताक में रख के, कानून से ऊपर अपने आप को मान के, संविधान से ऊपर अपने आप को मान के अगर आप चलोगे तो आपके लिए क्या शब्द इस्तेमाल हो? जो राहुल जी ने कहा वही शब्द इस्तेमाल हो, और कारण बता के वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्यों वो चीज कह रहे हैं। चलिए सर, आपने हमें समय दिया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।